नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज है जिनको अपन रिपीट कर रहे हैं उनमें आज सबसे पहले अपन ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ग्रेविटेशन में सबसे पहले आपको नियम पता है कि जो दो पार्टिकल हैं m1 है, एक दूसरे का मास m2 है, दोनों r डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना g m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है, जहाँ पे g की जो वैल्यू होती है ना 6.67 गुणा 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये g की वैल्यू होती है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं और बात कर लेते हैं। m की -1 l की 3 t की पावर -2 होती है। देखो, m की -1 l की 3 t की पावर -2 ये g की डायमेंशन होती है। चाहे तो आप इसकी यूनिट से भी अपन देख सकते हैं कि -1 है, m की पावर 3 है, s -2 है। ऐसा ही डायरेक्ट डायमेंशन उधर है। अब देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में इसका जो ग्रेविटेशन जो लॉ है उसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर g m1 m2 बटे r क्यूब इंटू r वेक्टर। अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ आएगा। यहाँ पे जो न्यूट्रल जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो ये द्रव्यमान m1 है, यहाँ पे m2 है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होता है ना वो 0 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल जो पॉइंट होता है ना उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर d√n+1। x जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास, छोटे वाले जो द्रव्यमान है उससे डिस्टेंस ली जाती है। कई बार बच्चे गलती से बड़े मास से भी डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे ये पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पे इसके कारण और इसके कारण जो है ना लगने वाला फोर्स 0 है। तो x छोटे वाले जो द्रव्यमान है, देखो यहाँ पे लिखा है m1 इज़ लेस देन m2। तो छोटे वाले द्रव्यमान के कारण से जो दूरी होती है ना इस पॉइंट की वो है x, और इस बड़े वाले से d-x। तो इसी प्रकार देखो, जैसे जिस प्रकार से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइंड द x दैट फील्ड एट पॉइंट विल बी 0। फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी 0 मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पे उस बिंदु के दूरी ज्ञात करो जहाँ पे फील्ड जो है ना विद्युत जो क्या बोलते हैं गुरुत्वीय जो क्षेत्र है वो 0 हो जाए, तो उसको न्यूट्रल पॉइंट ही कहेंगे। तो यहाँ पे m और ये 4m, तो दोनों में देखो कितना बड़ा है, ये 4 गुना है, तो n की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √4 + 1, तो ये आ जाएगा r/3। देखिए, अब छोटे छोटे फॉर्मूले और देखते हैं, उसके बाद में वो जो क्वेश्चन अभी हमने बताया तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना, g बराबर होता है, ये g कैपिटल M है, कैपिटल M बटे r स्क्वायर, मतलब ये g कैपिटल M है बटे r स्क्वायर, और इसको डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। देखो, g बराबर g कैपिटल M बटे r स्क्वायर, तो इसको 4/3 पाई रो gr, 4/3 पाई रो gr, इसको गुरुत्वीय त्वरण को ये डेंसिटी के पदों में है, ये मास के पदों में, ये कैपिटल M मास है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा है। इस मास को ना घनत्व इंटू आयतन के टर्म में लिख देंगे, 4/3 पाई r क्यूब, नीचे r स्क्वायर है तो ऊपर r बचेगा, तो 4/3 पाई ये आ गया, रो ये घनत्व हो जाएगा, और आयतन ये लिखा है gr ही हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, पृथ्वी के जो आकार के कारण है ना g के मान में कैसे परिवर्तन होता है। GE मतलब गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू इक्वेटर पे, GP गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पोल पे, इसका जो रेशियो होता है ना RP का स्क्वायर बटे RE स्क्वायर। देखो, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की इक्वेटर पे और पोल पे जो रेशियो होता है ना वो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, क्योंकि G जो है ना G 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है, इसलिए RP बटे R स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो GP जो है ना GE प्लस, मतलब इक्वेटर पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, सॉरी पोल पे, ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो भूमध्य रेखा पर जो त्वरण होता है उसका 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा होता है। इसके बाद में ऊंचाई के कारण है ना जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो GH बराबर होता है G कैपिटल M बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। ऊंचाई के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन हुआ, G कैपिटल H बराबर G कैपिटल M R प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यदि H की जो वैल्यू है ना पृथ्वी की जो ऊंचाई की जो मान है पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम हो, तो GH की जो वैल्यू लेंगे GS 1 - 2H बटे R लेंगे।
और यहाँ पे डेल्टा जी बटे जी होगा ना, ये -2h बटे आर के बराबर होता है। डेल्टा जी बटे जी किसके बराबर होता है? -2h बटे आर होता है। गहराई के कारण जो है ना जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो इसका ये फॉर्मूला होता है, जी डेप्थ बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर, जी डेप्थ बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर। तो ये गहराई के कारण परिवर्तन होता है। अब देखो प्रतिशत परिवर्तन पूछ ले तो डेल्टा जी बटे जी बराबर -d बटे आर, डेल्टा जी बटे जी बराबर -d बटे आर आपका आंसर हो जाएगा। घूर्णन के कारण जो ना पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है? तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। देखो घूर्णन के कारण जो है ना पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर लैम्डा, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस लैम्डा। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू होती है ना गुरुत्वीय त्वरण पे जो जैसे पोल पे जो होते हैं ध्रुव पे लैम्डा की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री होती है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाती है, ये टर्म क्या हो जाती है? पूरी जीरो हो जाती है। तो जी पी माइनस जी ई का जो वैल्यू जाएगी ओमेगा स्क्वायर बार, मतलब पोल पे गुरुत्वीय त्वरण और इक्वेटर पे जो गुरुत्वीय त्वरण का जो अंतर होता है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर के बराबर होता है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद में बात करते हैं भारहीनता की स्थिति। भारहीनता की स्थिति कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति, तो भूमध्य रेखा पर लैम्डा की जो वैल्यू होती है ये तो जीरो होती है। अब भारहीनता के लिए जी डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो अपने पास क्या बनती है? जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, तो वो तो पहले से ही कोस स्क्वायर लैम्डा कोस स्क्वायर जीरो की वैल्यू 1 होती है, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे देखो ओमेगा बराबर √g/r आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे भारहीनता की स्थिति में जो ना यहाँ पे जो एंगुलर जो स्पीड आ जाएगी 1.25 गुणा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी, और यहाँ पे 2t की जो वैल्यू है 1.40 हावर या 502 या कह सकते हैं 1.4 हावर, 1.40 हावर, मतलब 2t 1 घंटा 40 मिनट कह सकते हैं, और यहाँ पे 1.40 हावर ऐसे बोल देंगे, 1.40 हावर है ना। और कितनी सेकंड होंगी भारहीनता में? 5026 सेकंड होंगी, 26.5 सेकंड। भारहीनता के लिए 17 गुना तेज घूर्णन करती है। देखिए दोबारा से देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ पे ध्रुवों पे जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो 90 होती है, और इक्वेटर पे होती है 0। तो यहाँ पे ध्रुवों पर इक्वेटर पे जो अंतर लेंगे ना, तो 90 की वैल्यू 0 होने से, कोस 90 की वैल्यू 0 होने से ये टर्म जो ध्रुवों के लिए जी डैश बराबर जी पी के बराबर ही आ जाता है। जी डैश बराबर क्या आ जाता है? जी पी के बराबर आ जाता है। तो ये जी के बराबर ही आता है। ध्रुवों पे जी पी की जो वैल्यू होती है ना वो जी के बराबर ही आती है ना। तो जी पी माइनस जी करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर मिलेगा, और जिसकी वैल्यू 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसको आप याद कर ले ताकि कैलकुलेशन से बचा जा सके। इसके बाद में भारहीनता की स्थिति में लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है भूमध्य रेखा पे। जी डैश बराबर क्या होता है? 0। भारहीनता की स्थिति में जी डैश बराबर क्या होता है? देखो भूमध्य रेखा पे भारहीनता की स्थिति देखो, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर लैम्डा। तो ये तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो अपने पास क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर बच गया। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी भारहीनता के लिए जी डैश की वैल्यू 0, तो देखो ओमेगा बराबर g/r आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू जो निकालोगे वो 1.25 गुणा 10⁻23 रेडियन पर सेकेंड है। तो और ओमेगा बराबर होता है 2π/t, 2π/t। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो यहाँ पे 2t की जो वैल्यू आती है ना वो देखो, यहाँ पे 2t की जो वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू आएगी 1.40 हावर या 5026.5 सेकेंड आएंगे ना। और भारहीनता की स्थिति में जो पृथ्वी का जो घूर्णन है ना वो
17 गुना तेज घूर्णन करने लग जाएगी पृथ्वी, है ना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं फॉर अर्थ जी और आर में वेरिएशन क्या है। देखो पृथ्वी के जी और आर में वेरिएशन क्या है। पृथ्वी के जो अंतर है जी का जो मान है वो रेखीय रूप से बढ़ता है, और उसके बाद में ना आउटसाइड द अर्थ ये तेज़ी से घटता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। पृथ्वी के जो अंदर है ना जी की जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू होती है जी कैपिटल एम स्मॉल आर बटे आर क्यूब, जबकि पृथ्वी के जो बाहर है जी की जो वैल्यू जाएगी जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर हो जाती है। तो वो ग्राफ बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन रिवाइज करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे जो अर्थ का जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, एम बटे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 5.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है अर्थ की डेंसिटी। देखो अर्थ की जो जी नोट की जो वैल्यू होती है ना जी एम बटे आर ई स्क्वायर होता है, और ये 4/3 पाई आर 0 के बराबर होता है। अब देखो यदि मास कांस्टेंट है तो जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो आर स्क्वायर के समानुपाती है। यदि रो कांस्टेंट है, घनत्व कांस्टेंट है, तो जी नोट जो है आर के समानुपाती हो जाएगा। अब देखो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है ना अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जी की जो वैल्यू होती है जी नोट बराबर जी एच बराबर होती है, देखो जी बटे 1 + h/r ऐसे कर लेते हैं इसका का स्क्वायर। इसके बाद में देखो इसको जी एच बराबर हमने अभी पढ़ा है जी नोट 1 - 2h/r ही हो जाएगा। बिलो द अर्थ सरफेस जो है ना जी डी की जो वैल्यू होती है जी बराबर 1 - d/r। देखो परसेंटेज चेंज इन जी एट हाइट h तो -2h/r, और परसेंटेज चेंज इन जी एट डेप्थ तो -d/r × 100। 4 स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए जी के जो मान में है उसके शेप के कारण से क्या परिवर्तन है। शेप ऑफ अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल एंड ब्लगिंग एट द इक्वेटर। दिस शेप इज कॉल्ड ओबलेट स्फेरॉइड। जिस शेप को क्या कहते हैं, ओबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल आरपी बाई अबाउट 21 किलोमीटर। मतलब इक्वेटर पे जो रेडियस होती है ना वो 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, पोल की तुलना में। देयरफॉर जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, इसलिए जी की जो मिनिमम इक्वेटर पे 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, पोल पे 21 किलोमीटर कम होता है रेडियस, है ना। तो जी इज मिनिमम 8 इक्वेटर एंड मैक्सिमम 8 पोल। जी की जो वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम होती है, पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के जो इफेक्ट है उसके कारण देखो यहाँ पे आर ई की जो वैल्यू है वो आर पी से क्या है 21 किलोमीटर ज़्यादा है, इसलिए जी पी इज़ ग्रेटर देन जी हो जाएगा। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्स। तो जी इफेक्टिव बराबर जी नोट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा या लैम्डा कह सकते हैं। इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना इक्वेटर पर कितना ज़्यादा होता है, 0.34% कम होती है पोल से। पोल देखो इक्वेटर पे कम होती है, कितनी परसेंट कम होती है, 0.34%। ये हमने पहले भी बताया था ना। पोल पे जो है ना थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी बराबर जी नोट बराबर -r ओमेगा स्क्वायर, ये मिनिमम होगा। ये बात भी हमने पढ़ी है स्पेशल पॉइंट में। देखो रोटेशन स्पीड एंड वेटलेसनेस, मतलब आवर्तकाल यदि पृथ्वी का 84.6 मिनट, मतलब दिस इंडिकेट दैट इफ अर्थ रोटेट्स 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट रोटेशनल स्पीड सो बॉडी एट इक्वेटर फील वेटलेसनेस। मतलब यदि अर्थ अपनी प्रेजेंट जो स्पीड है उससे 17 गुना तेज घूमे तो जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तुएं हैं वो अपने आप को कैसा महसूस करेंगी, भारहीन महसूस करेंगी। हाँ जी, देखिए बिंदु द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वीय जो विभव होता है V = होता है -gm/r। अब देखो बिंदु द्रव्यमान के बाद जैसे -kq/r पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम वह है -gm/r। गोलीय कोष के कारण स्पेरिकल सेल की वजह से गुरुत्वीय जो विभव है बाहर तो कितना होता है -gm/r, सतह पर होता है -gm/R, और उसके बाद अंदर जो गुरुत्वीय विभव होता है -gm/ ये भी R होता है। देखो अंदर देखो कांस्टेंट है,
स्पेरिकल सेल के अंदर, या सतह पे भी इतना ही है, अंदर भी इतना ही है। तो इसका एक ग्राफ जो हो जाएगा ना वो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे इधर तो आर लेते हैं, इधर पोटेंशियल लेते हैं, नीचे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव इसलिए यहाँ से, तो देखो अंदर से पृष्ठ तक तो देखो कांस्टेंट, उसके बाद में 1/r से क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो इसके बाद में बात करते हैं ठोस गोले के कारण विधा। गोले के जो बाहर होता है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो -gm/स्मॉल आर, सतह पर हो जाएगा -gm/- कैपिटल आर, सेम टू सेम। लेकिन अंदर जो होता है ना, ये इतना होता है -gm 3r² स्मॉल r² बटे 2r³। v बराबर होता है -gm 3r² स्मॉल r² बटे 2r³। दो बार बोलेंगे, -gm v बराबर -gm 3r² स्मॉल r² बटे 2r³। अंदर ये होता है। इसके बाद में केंद्र पर जो होता है ना, केंद्र पर जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे 3/2 इंटू सतह केंद्र पर जो विभव होता है वो सतह का 3/2 1.5 गुना होता है, कहने का मतलब यहाँ पे। तो देखो ठोस गोले के कारण यहाँ पे ग्राफ देखो आप इस प्रकार से आ रहा है। देखो यहाँ पे केंद्र पे -3/2 GMR है और सतह पे -GMR है और बाहर GM/स्मॉल r हो जाएगा। तो ये हो गया विभव। इसको अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं यहाँ से। देखो बाहर GM/स्मॉल r होता है, बाहर कितना -GM/r। सरफेस पे कितना होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है स्पेरिकल सेल और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो देखो सबसे पहले बाहर तो दोनों में सेम होता है, -GM/स्मॉल r बटे -GM/r। सरफेस पे देखो -GM/कैपिटल R बटे -GM/कैपिटल R। लेकिन देखो स्फेरिकल जो सेल होती है ना, उसके अंदर तो अंदर भी -GM/कैपिटल R होता है। लेकिन देखो यहाँ पे अंदर जो इसमें जो सॉलिड स्फीयर होता है ना, -GM/2r³ 3r² -r², -GM/2r³ 3r² स्मॉल r²। और यहाँ पे जो सेंटर पे जो गुरुत्वीय विभव होता है वो पृष्ठ का जो 3/2 होता है, -3/2 Gm बटे स्मॉल r। तो यहाँ पे देखो ग्राफ देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ आता है -GM/कैपिटल R, फिर इसके बाद में ऐसे, और यहाँ पे -3/2 Gm ऐसे घटेगा, फिर और डिक्रीज कर जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट बात करते हैं पतली वलय के कारण विभव। एक्स अक्ष पर x दूरी पर जो विभव होता है ना, v बराबर -GM/r² + x²। पतली वलय के कारण जो विभव होता है ना, v बराबर -GM/r² + x² का रूट में, और केंद्र पे x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर -GM/कैपिटल R हो जाएगा पतली वलय के कारण। इसको रिवाइड करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग। पतली रिंग है यहाँ पे, एट एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, देखो Vp बराबर -GM/R² + x², सेम टू सेम है। और सेंटर पे x बराबर 0 रखेंगे तो सेंटर पे जो विभव का जो वैल्यू हो जाएगी -GM/कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पतली विभव, पतली जो आपकी रिंग है ना वलय के कारण, अक्ष पे यहाँ पे आपको विभव निकालना है, अक्ष पे सेंटर से x दूरी पर। और देखो इसमें आगे कहा है एट सेंटर ऑफ हाफ रिंग, उस पर भी इतना ही होता है। अर्ध जो रिंग होगी उसके सेंटर पे भी -GM/कैपिटल R ही होगा। यहाँ पे आपको ये ज्योमेट्री दिखा रखी है पूरी। देखो अब बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो दो बिंदु द्रव्यमानों के लिए जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है -Gm1m2/स्मॉल r। दो बिंदु द्रव्यमानों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, -Gm1m2/r। और समरूप पतला जो गोलीय कोश है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, -Gm2/2r। जैसे अपन चार्ज में पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम वही डेरिवेशन आ रही है वहाँ पे। देखो समरूप पतला गोलीय कोश है, उस पर स्थितिज ऊर्जा होती है kq²/2r, ऐसे होती है, सेम टू सेम वही है। समरूप ठोस गोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/5 Gm²/r। वैसे ही वहाँ पे समरूप गोले को आवेशित करने के लिए 3/5 kq²/r ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो समरूप ठोस गोला है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, -3/5 Gm²/r। यहाँ पे देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, यहाँ पे चेंज -Gm
1/r2 माइनस 1/r1। देखो लास्ट ईयर इसी पे क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। डेल्टा यू बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r2 माइनस 1/r1 ये हो जाएगा। अब देखो पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। देखो अपन यही तो पढ़ रहे हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर प्लस एच, ये पृथ्वी सतह से ही हो जाएगा। और ये अभी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना होगा तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, डेल्टा यू बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला लगाओगे। कहाँ, सॉरी 1/r2 माइनस 1/r1, ऐसे फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पे कितनी हो जाएगी। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एम जी कैपिटल आर बटे 1 प्लस एच बाई आर भी लिख सकते हैं। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पे घूरती स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जी एम जी आर बटे 1 प्लस एच बटे आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्व के जो विरुद्ध किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, W बराबर एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर, एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर के बराबर होगा। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W बराबर एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं पतली वाला के कारण अपन ने रिवाइज कर लिया है। फिर अपन रिवाइज करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू हाइट एच करोगे तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा एम जी एच बटे 1 प्लस एच बाई आर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच बटे आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर, कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच बटे आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, है ना, कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज टू हाइट एच बराबर 2r, हाइट h बराबर 2r कर देते हैं तो फ्रॉम अर्थ सरफेस चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे h की जगह आप करोगे 2r, तो एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर करोगे तो एम जी इंटू 2r 1 प्लस 2r बटे आर, तो 2/3 एम जी आर, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। इसके बाद में बात करते हैं पलायन वेग, इसको भी बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये √2gm अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है, ये √2gm बटे कैपिटल आर के बराबर होता है। इसको 2rg से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 2rg से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसको अगर डेंसिटी की टर्म में लिखना हो तो देखो √2 तो ऐसे कैसे, g ऐसे कैसे, r ऐसे कैसे, और इसको लिखेंगे घनत्व इंटू आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिखेंगे तो ये रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर केवल r बचेगा, सॉरी ये आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8/3 पाई रो जी, और ये r बाहर ले लिया। इसको डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी का ओरिजिनल फार्मूला ये होता है √2gm बटे कैपिटल आर होता है, या 2rg भी से इसके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे तो r 8/3 पाई रो जी आर, ये हो जाएगा ना। देखो पिंड द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। देखो यहाँ पे h बराबर, ये तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, ve का स्क्वायर, मतलब जो प्लायन वेग है ना उसका स्क्वायर बटे जो वेग आपने दिया है उसका स्क्वायर -1 कर देंगे तो आप पिंड के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, h बराबर कैपिटल आर ve का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे ve का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई कितनी, हाँ पिंड द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई r बराबर ve का स्क्वायर बटे वी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगी पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं, पिंड को पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका जाए, पिंड को पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका जाए तो v इज़ ग्रेटर देन v,
तो वी प्राइम बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। तो यदि पिंड को पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका जाए तो देखो वी प्राइम बराबर वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग होता क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सेलेस्टियल बॉडी विदाउट एनी फर्दर प्रोपोर्शनल। देखो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु का अगर पृथ्वी से फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चली जाए। तो पलायन वेग का फॉर्मूला ये होता है √2gm बटे कैपिटल R होता है, और इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर √2gr भी होता है, और VE के बराबर जो होता है ना 8/3 g rho पाई r स्क्वायर। वहाँ पे हमने बाहर ले लिया था इसलिए r स्क्वायर वहाँ पे आ गया था। 8/3 g rho पाई r स्क्वायर भी होता है। यहाँ पे जो एस्केप जो वेलोसिटी है ना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी की टर्म में है। अगर रो कांस्टेंट है ना तो एस्केप जो वेलोसिटी है वो r के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। यदि m कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी √1/√r के क्या है, समानुपाती है। देखो इसके बाद में देखो ये कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है। देखो यहाँ पे बात की है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी व्हेन प्रोजेक्टेड विद Vg इज ग्रेटर देन V एस्केप। मतलब किसी वस्तु की अनंत पे आपको वेग कितना होगा यदि उसको आपने पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका है, तो V इन्फिनिटी बराबर Vg का स्क्वायर, मतलब जिस वेग से आपने फेंका है उसका स्क्वायर माइनस पलायन वेग का स्क्वायर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कह दें कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद डबल वेलोसिटी ऑफ एस्केप, देन व्हाट इज इट्स वेलोसिटी इन स्पेस। तो मतलब पलायन वेग के डबल वेग से फेंका है तो 4VE माइनस वी स्क्वायर बराबर √3VE। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, कई बार जो है ना वस्तु का जो वेग होता है ना पलायन वेग से क्या होता है, कम होता है। तो इफ Vg इज लेस देन VE देन H मैक्सिमम, मतलब यदि वस्तु का वेग पलायन वेग से कम है तो वह अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक वह जाएगा तो R/VE का स्क्वायर, ऊपर पलायन वेग आएगा कहने का मतलब, माइनस Vg का फॉर्मूला क्या होगा देखो H मैक्सिमम बराबर R/VE का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर बटे Vg का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा पलायन वेग का फॉर्मूला, H मैक्सिमम बराबर R/VE का स्क्वायर बटे Vg का स्क्वायर -1। तो देखो ये अधिकतम ऊंचाई इतनी लेगा ना। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात भी कर रखा है, देखो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, 1/4 से फेंका जाता है, देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, कितनी अधिकतम ऊंचाई वो ग्रहण करेगा। तो H बराबर देखो ये तो R हो गया, VE का स्क्वायर माइनस Vg का स्क्वायर माइनस, तो क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो R/4 करेंगे ना तो ये ऊपर ही आ जाएगा 16 - 1, तो R/15 तो हाइट तक ये जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्केप जो वेलोसिटी है फ्रॉम हाइट H फ्रॉम सरफेस। तो यहाँ पे H ऊंचाई पे जो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 2gm/r + h, 2gm/r + फॉर अर्थ टू बिकम ए होल, ब्लैक होल बनने के लिए R की जो वैल्यू है, फॉर अर्थ टू बिकम ए ब्लैक होल, R की वैल्यू आएगी 1.48 mm। R की वैल्यू कितनी आएगी, 1.48 mm आएगी। और देखो इससे आगे बात करते हैं, हाँ ये पहले वहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। हाँ जी नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि एक कण पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर पलायन चाल की आधी चाल से दागा जाता है। यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या है कैपिटल R है तो पृथ्वी की सतह से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो पलायन वेग से आधे वेग से फेंक रहे अपन इसको, H मैक्सिमम बराबर कैपिटल R, और ये हो जाएगा VE का स्क्वायर माइनस VG का स्क्वायर, V स्क्वायर कह सकते हैं -1। तो देखो यहाँ पे डबल से आधी से फेंक रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी अपने पास, तो कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी बिल्कुल। H मैक्सिमम बराबर ऐसे करेंगे R/4 -1 ऐसे आएगा। VE का इसको आधी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 - 1, तो R/3 है ना ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो सबसे पहले अपन बात करें, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड Vg,
जब इसको वीजी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। जब वीजी की जो स्पीड है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो प्लाइन वेग से ज़्यादा है, तो मैकेनिकल जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और आपका जो पाथ होगा ना वो हाइपरबोलिक होगा। कैसा पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ होगा। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यदि वी ई इज़ ग्रेटर देन, यदि वस्तु का जो वेग है वो प्लाइन वेग से ज़्यादा है तो उसका पथ कैसा होगा, अति परवलयाकार है। और दूसरा केस देखते हैं अपन, बराबर ई बी ई है, वस्तु का जो वेग है वो प्लाइन वेग के बराबर है, तो वस्तु का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। और मैकेनिकल जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखो यहाँ पे भी हिंदी में भी वही बात डाली है, यदि वी ई बराबर, देखो यदि वी ई बराबर वी बराबर वी हो तो पाथ कैसा होगा, अति परवलयाकार। यदि ज़्यादा है, परवलयाकार होगा, वस्तु का वेग ज़्यादा है तो अति परवलयाकार। अब देखो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके सारी चर्चाएं अपन एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। और देखिए तीसरा जो केस है, वस्तु का जो पथ है, वस्तु का जो वेग है वो कक्षीय वेग और प्लाइन वेग के बीच का है, तो इसका पाथ होगा इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार होगा। और मैकेनिकल जो एनर्जी होगी नेगेटिव होगी। यदि वस्तु का जो वेग है वो कक्षीय वेग और प्लाइन वेग के बीच में है तो पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल क्लोज होगा। और मैकेनिकल जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव आएगी। कि v इज़ लेस देन v, यहाँ पे ये बात मेंशन करनी चाहिए, जो वस्तु का जो वेग है वो प्लाइन वेग से तो कम होगा और कक्षीय वेग से ज़्यादा होगा, तो वस्तु जो है ना उसका पथ होगा दीर्घवृत्ताकार पथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। देखो नेक्स्ट चलते हैं, v बराबर v नोट, तो जो वस्तु का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, मतलब वस्तु का जो वेग है वो किसके बराबर हो जाए, कक्षीय वेग के बराबर हो जाए, तो वस्तु का जो पथ होगा वो सर्कुलर होगा। और टोटल जो एनर्जी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। टोटल एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही बात दे रखी है कि यदि वस्तु का जो वेग है वो कक्षीय वेग के बराबर आ जाए तो पथ कैसा होगा, वृत्तीय पथ होगा। कैसा पथ होगा, वृत्तीय पथ होगा। बाद में देखो नेक्स्ट जो केस आता है, यदि वस्तु का जो वेग है वो कक्षीय वेग से भी कम है तो इलिप्टिकल होगा। कैसा पाथ होगा, इलिप्टिकल होगा। और टोटल जो एनर्जी है कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। टोटल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब वस्तु का जो वेग है वो कक्षीय वेग से भी कम है तो पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। टोटल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और वस्तु का जो पथ वेग है वो कक्षीय वेग से बहुत कम है तो अपने को पता ही है प्रोजेक्टाइल पाथ आता है। कक्षीय वेग से बहुत कम है तो प्रोजेक्टाइल पाथ आएगा, ओपन पथ। देखो इसको भी अपन देखते हैं, E इज लेस देन v नोट, मतलब उपग्रह सर्पिलाकार पथ पर गति करेगा जब वस्तु का जो वेग है वो कैसा है, कक्षीय वेग से भी कम है तो सर्पिलाकार पथ में क्या करेगा, गति करेगा। तो ये सारी यहाँ पे रिलेशन अपन ने पढ़े हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षीय जो वेग होता है ना वो कितना होता है। ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है वो v नोट बराबर रूट जी एम बाई आर। देखो v बराबर तो होता है था रूट टू जी एम बाई आर, रूट टू जी एम बाई आर। यहाँ पे देखो v नोट बराबर है रूट जी एम बाई आर, तो यहाँ पे h हाइट पे लेंगे ना तो रूट जी एम बटे आर प्लस एच। तो ग्रह के जो निकट है वो हाइट h क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो v नोट बराबर रूट टू जी एम बटे आर आएगा, सॉरी v नोट बराबर रूट जी एम बाई आर आएगा। और ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल जो स्पीड है वो एस्केप जो वेलोसिटी है उससे क्या होती है, 1/√2 गुणा, या कह सकते हैं वी ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2 v नोट, ऐसे लिख सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की 2 गुणा, √2 गुणा होती है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की अपन बात करते हैं, थोड़ा सा धुंधला सा है यहाँ पे, इसको अपन कवर करने की। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है v नोट बराबर रूट टू जी एम बटे आर प्लस एच। और यहाँ पे वी ई जो है ना √2 v नोट के बराबर होती है, मतलब प्लाइन जो वेग होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो देखो यहाँ पे सैटेलाइट नियर सरफेस ऑफ अर्थ रूट जी आर हो जाएगा। अगर इसको डेंसिटी के पदों में रखना चाहें तो देखो 4/3 आ जाएगा, वो पाई जी रो आर स्क्वायर, तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि ये 2 GM था और वो GM है, इतना हो जाएगा।
देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि वी सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट का जो वेग है इंक्रीज बाई √2 टाइम्स, मतलब √2 गुना बढ़ा दिया जाए, या कह सकते हैं 41.4% बढ़ा दिया जाए, देन इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी, तो वो जो सैटेलाइट है वो अनंत की तरफ मतलब पलायन कर जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कक्षीय यदि फोर्स जो है ना 1/r की पावर n के क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, या r की पावर n के क्या हो जाए, व्युत्क्रमानुपाती हो जाए, तो कक्षीय जो वेग है वो कक्षीय जो वेग हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n-1/2। देखो यदि आपका जो बल है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Rn हो जाए, तो जो कक्षीय जो वेग हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके समानुपाती हो जाएगा, कक्षीय जो वेग हो जाए वो समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। कक्षीय जो वेग है वो समानुपाती हो जाएगा 1/r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसके समानुपाती हो जाएगा। और ये तो विभव कक्षीय वेग की बात हो जाएगी। टाइम पीरियड किसके समानुपाती हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है ना r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, आवर्तकाल जो होगा वो r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। नोट में लिख रखा है यदि फोर्स जो है ना 1/r की पावर n के समानुपाती हो जाए तो विभव क्या होगा, विभव v नोट जो होगा 1/r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 के समानुपाती हो जाएगा। जबकि टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड वो किसके समानुपाती हो जाएगा, r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये बात अपन ने रिवाइज कर ली। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट A एंड B ऑफ द अर्थ आर 4r एंड r, मतलब 2 सैटेलाइट हैं जिनके A और B हैं, जिनकी त्रिज्याएं r और 4r हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज़ 3v, मतलब A सैटेलाइट की स्पीड कितनी है, 3v है, देन स्पीड ऑफ सैटेलाइट B, तो यहाँ पे देखो सैटेलाइट की जो वेग जो होता है ना वो 1/√r के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपन के देखो B की निकालनी है तो A की कर लेंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे ऊपर रेडियस B की करेंगे, फिर ऊपर रेडियस A की, तो ये हो जाएगा RA/RB। देखो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं 3v/v, तो ये हो जाएगा r/4r। देखो किसकी r है किसकी, देखो A की तो 4r है, B की r है, देखो A की तो 4r है और B की r है, और A की जो वेलोसिटी है वो 3v दे रखी है। तो देखो अपने को तो B की चाहिए, तो v'/3v बराबर हो जाएगा v'/v, ऐसे कर ले va/vb, चलो va/vb कर लेते हैं। va अपने को तो B की चाहिए तो vb करेंगे ऊपर, vb/va बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, RA/RB, तो ये RA की वैल्यू है 4r और इसकी है r, तो यहाँ पे जो आएगी ना इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे इसको अपन करेंगे तो VB बराबर 2VA, VB बराबर 2V, VB बराबर किसके बराबर हो जाएगी, 6V हो जाएगी, हाँ 2VA करेंगे ना, और VA की वैल्यू 3 है, तो VB बराबर 6V हो जाएगी। देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, हाँ देखो यहाँ पे आ गए 3V × 2 बराबर 6V हो जाएगा। स्मॉल द्रव्यमान के पिंड को, ये स्मॉल द्रव्यमान के पिंड को द्रव्यमान कैपिटल M के पारितः परिक्रमण करने पर उपग्रह को R1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा में परिवर्तन। देखो सीधी सी बात है, स्मॉल द्रव्यमान के कोई उपग्रह है को द्रव्यमान कैपिटल M के पारितः वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो उपग्रह को R1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। कुल ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है,
अब देखो यहाँ पे अपन छोटी छोटी बातें करते हैं। उपग्रह की अपन सबसे पहले स्थिति, उपग्रह की कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है, इस सबसे पहले अपन बात करते हैं उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, तो उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा होती है -G(M)(r), और इसको मैं लिख सकता हूँ -L²/mr², -L²/mr²। स्थितिज ऊर्जा को माइनस एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ L²/mr², स्थितिज ऊर्जा। गतिज जो ऊर्जा होगी ना, इसकी आधी होगी और पॉजिटिव में होगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गतिज जो ऊर्जा है ना, गतिज जो ऊर्जा है ये इसकी देखो आधी है G(M) (m)/2r। तो इसको देखो, उसको L²/mr² था, ये L×2mr² हो जाएगा। कुल ऊर्जा जो होगी ना वो नेगेटिव में होगी और गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा -G(M) (2r), और ये हो जाएगा -L²/2mr²। देखो -L²/mr², स्थितिज ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा बनाएंगे तो -L²/2mr² हो जाएगा। बंधन ऊर्जा जो होगी ना वो क्या होगी, ये जो एनर्जी है इसी की पॉजिटिव हो जाएगी। तो बंधन जो ऊर्जा हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी -ही, तो G(M)(2r), G(M)(2r), ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। देखिए अब एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की ऊर्जा क्या क्या होती है, वहाँ पे देखो हमने पढ़ा था जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, G(M)(m) माइनस का r पड़ा है। और जैसे वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे तो r+h हो जाएगा ना। और जैसे अपन ने वहाँ पे गतिज ऊर्जा पढ़ी है G(M)(m) (r), 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे r की जगह r+h रखेंगे तो G(M)(2r+h। बात एक ही है, बस यहाँ पे r की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लग दी। टोटल जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, -G(M)(2r) ऐसे था, और r की जगह ना यहाँ पे r+h रखेंगे, तो r+h रखेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। बाइंडिंग जो एनर्जी है ना जितनी, हाँ देखो इसको इस बार प्लस में कर दिया, इसको ऐसे कैसे, देखो वो थी -G(M)(2r), अब इसको प्लस में कर देंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी, है ना। इसी को भी ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में करके, है ना। अब देखो टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। देखो -1 गतिज ऊर्जा प्लस से ये आधी होती है और प्लस में होती है, और ये आधी होती है लेकिन माइनस में होती है, और बाइंडिंग ऊर्जा भी प्लस में होगी और सेम टू सेम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ऐसे मान लो आप। तो ये ऊर्जाओं में रिलेशन होता है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अर्थ, जो धरती पे रखे हुए किसी पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्या बोलते हैं कुल ऊर्जा इतनी हो जाएगी -G(M)(m), तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस में हो जाएगी, सीधी सी बात है, ये हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। यदि फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴n है, फोर्स किसके समानुपाती है, डायरेक्टली r⁴n, है ना। तो टाइम पीरियड जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - n डिवाइडेड बाई 2, 1 - n डिवाइडेड बाई 2, 1 - n डिवाइडेड बाई 2। फोर्स टाइम पीरियड जो होगा ना 1 - n डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं t बराबर हो जाएगा 2πr/v0, 2πr/v0। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 2π तो ऐसे कैसे, और v0 की जो वैल्यू होती है आपको पता ही है, √Gm/r+h ही कर लेते हैं, h हाइट पे, और ऊपर r पहले से है तो ये r+h, अगर इसको अंदर रूट में लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π, ये r+h का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में लेंगे तो r+h का क्यूब हो जाएगा, नीचे से भी r+Gm। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो t² है ना, t² जो है, देखो यहाँ पे t जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ जो है ना 3/2 के बराबर है, तो t² r³ के समानुपाती हो गया। तो यहाँ पे इसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया, 4π/Gm को अपन ने कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ पे जो t जो है ना रूट के r⁴ 3/2 की क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसके बाद में देखो के नियम, देखो सबसे पहले फर्स्ट नियम की बात करते हैं, इसको कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। देखो यह क्या कहता है,
ग्रह का जो पथ होता है दीर्घवर्ती होता है, जिसमें सूर्य फोकस पर होता है। ग्रह का जो पथ होता है कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसमें सूर्य कहाँ पे होता है, फोकस पर होता है। इसको तो बोलते हैं फर्स्ट नियम। सेकंड जो लॉ है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। सेकंड लॉ क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं इसको। dA/dt या बराबर नियत होता है, मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल को क्या करता है, पार करता है। तो L/2m या 1/2 RV। देखो ये जो है ना सारी जो टर्म्स है ना इस पे ऊपर न्यूमेरिकल हो सकते हैं। दूसरा क्षेत्रफल का नियम, मतलब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की जो दर होती है वो नियत होती है। ये L/2m के बराबर होती है, ये L/1/RV भी लिख सकते हैं, है ना। और थर्ड जो नियम होता है इसको आवर्तकालों का नियम कहते हैं, और इसे T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³ होता है। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³ होता है, ये थर्ड नियम होता है। यहाँ पे T² जो है ना इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे R मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस R मिनिमम का स्क्वायर बाई 2। औसत दूरी लेंगे, कहने का मतलब VA बराबर √GM/A 1 - E/1 + E। यहाँ पे A पॉइंट पे जो वेलोसिटी लेंगे ना, यहाँ पे देखो इस चीज़ को डायग्राम में नहीं शो कर रखा है, हालांकि देखो इस चीज़ को अपन समझेंगे फिर भी। T² जो होगा ना R मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस R मिनिमम का स्क्वायर, मतलब दोनों की एवरेज डिस्टेंस लेंगे। VA बराबर कितना हो जाएगा, A पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा GM/A 1 - E/1 + E। P पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको बोलते हैं A मतलब अप हेलियन, इसको होता है पेरी हेलियन। तो GM/A 1 + E/1 - E ये हो जाएगा। आवर्तकाल जो होता है ना उपग्रह का, जो आवर्तकाल ऐसे निकालेंगे T बराबर 2πr/V, और यहाँ पे T बराबर 2πr⁴ और ये GM, तो 2πr + h⁴ ये हो जाएगा। देखो उपग्रह का आवर्तकाल बस ऐसे निकाल लेंगे, T बराबर 2πr और T बराबर 2πr⁴ इंटू GM। 2π GM की वैल्यू अपन खोलेंगे GM/r² को, हाँ इसको r² से गुणा करेंगे, r से भाग देंगे, तो इसको GR² से इसलिए कर लिया, इसको GM/r के टर्म में लिख लिया। देखो इसके बाद में कहता है कि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को R1 त्रिज्या की कक्षा से R2 त्रिज्या की कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो R1 त्रिज्या की कक्षा में है, उसको R2 त्रिज्या की कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो किस में परिवर्तन के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। जबकि एक और चीज़ अपन ने पढ़ी है, स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, उसको द्रव्यमान कैपिटल M के चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह को R1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को R1 त्रिज्या की कक्षा से R2 त्रिज्या की कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। अब देखिए केपलर्स के जो लॉ है इनका अपन रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। इसमें कहता है कि प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस, जबकि इसका जो सूर्य होगा इसके नाभि पे होगा। देखो यहाँ पे अपन देखो ज्योमेट्री से अपन देखते हैं। सबसे देखो ये जो पॉइंट है ना इसको तो बोलते हैं P पेरीहेलियन, इसको बोलते हैं अपहेलियन। मतलब जो ये पास वाला जो बिंदु होगा ना इसको पेरीहेलियन बोलेंगे, और इस पे जो वेग जो है ना अधिकतम होगा और त्रिज्या क्या होगी, दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। जबकि दूर वाले जो बिंदु होगा ना यहाँ पे देखो दूरी तो ज़्यादा है, R मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे वेग क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस A मान लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे जो A की जो वैल्यू होती है ना ये R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम बाई 2 होती है। ये A की वैल्यू किसके बराबर होती है, R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम के बराबर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाँ V मैक्सिमम बटे V मिनिमम का जो रेशियो होगा R मैक्सिमम बटे R मिनिमम के रेशियो के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, A/1 + E बटे A/1 - E। देखो अगर ज़्यादा चाहिए ना आपको तो ऊपर रख लेना A + E, कम चाहिए तो 1 - E, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम बराबर 2A होता है, बिल्कुल सही बात है।
थोड़ा सा धुंधला है। लॉ ऑफ एरिया जिसको बोलते हैं, इस यहाँ पे लिखा है ए लाइन सेगमेंट joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal interval of time. This can be written as dA by dt बराबर constant. मतलब ये लाइन सेगमेंट joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal interval of time. This can be written as, इसको अपन कहें मतलब एक जो लाइन सेगमेंट है जो प्लानेट को और सूर्य को जोड़ता है, तो वो स्वाइप करता है, मतलब समान एरिया को स्वाइप करता है ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय में। दिस कैन बी रिटर्न है, जिसको अपन लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको आर वी इक्वल्स टू भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, है ना। इसको अपन एल बटे टू एम बराबर भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आर जो मीन जो रेडियस होती है, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होती है, इसके एक के बराबर होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सूर्य यहाँ पे है, तो देखो ये सन इक्वल समय में, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो डेल्टा ए जो एरिया जो स्वाइप इसने किया ना, वो समान समय में समान क्षेत्रफल को क्या करेगा, स्वाइप करेगा। दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या आता है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लानेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब कहता है कि स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, जो कक्षीय जो आवर्तकाल है किसी ग्रह का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली जो एक्सिस होती है ना उसके क्यूब के का समानुपाती होता है ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसके कक्ष की जो बड़ी वाली जो त्रिज्या जो रेखा होती है सेमी मेजर एक्सिस, उसके क्यूब के क्या होते हैं, समानुपाती है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसको है ना लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड कह सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लानेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाई द प्लानेट। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, समय का स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, समय का जो आवर्तकाल है, घूर्णन का जो आवर्तकाल है किसी ग्रह का, वो समानुपाती होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो सेमी जो मेजर एक्सिस से होती है उसके क्यूब के बराबर होता है, ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लानेट, जो इलिप्स जो ट्रेस किया गया है प्लानेट के द्वारा उसके। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज जो रेट है उसके क्यूब के, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के, या आर क्यूब के। यहाँ पे ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सैटेलाइट ऑन सर्कुलर पाथ। जब आपका जो सैटेलाइट है ना वो वृत्तीय पथ में गति करे तो बहुत क्या होगा, तो वैसे तो एक्चुअल में करता नहीं है। देखो यहाँ पे आपका ये अर्थ दिखाई दे रही है, सैटेलाइट आपका अर्थ से h डिस्टेंस पे, सतह से h दूरी पे है ना, वृत्तीय कक्ष में गति कर रहा है। तो देखो जब वृत्तीय पथ में गति करेगा तो r कांस्टेंट, जितनी भी एनर्जी है सब कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। जब l कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग कांस्टेंट है, तो मतलब लगने वाला बल आघूर्ण 0। लेकिन यहाँ पे जो रैखिक संवेग होता है ना वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे v भी वेरिएबल होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यहाँ पे ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो v कांस्टेंट, ओमेगा तो 0 होगा, कोणीय वेग 0 होगा। और यहाँ पे जो v जो है ना रैखिक जो वेग है वो कांस्टेंट रहेगा, या रैखिक चाल कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टो बराबर dl बाई dt और F बराबर dp बाई dt, क्योंकि ऐसा होता है, अपन जानते हैं सारा। देखो टोटल जो एनर्जी होगी ना, टोटल जो एनर्जी होती है कितनी होती है आप सबको पता है। जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करेगा तो देखो g कैपिटल M स्मॉल m बटे, वहाँ पे तो 2r थी माइनस में, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 ख़त्म हो जाएगा करने का मतलब, सर्कुलर पाथ में आता है। तो g कैपिटल M 2m बटे माइनस r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम, स्केप जो एनर्जी हो जाएगी ना वो g कैपिटल M ई प्लस में g कैपिटल M स्मॉल m बटे r ही हो जाएगा।
29। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस दे रखा है, ये कह दे, यदि कह दे कि कोई सैटेलाइट का या किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है पलायन वेग से k गुना है, तो h मैक्सिमम फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो r k स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। जैसे इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे लें, तो यदि कह दें, जैसे वही अपना एग्जांपल ले लें कि यदि वस्तु का जो वेग है वो पलायन वेग का कितना है, आधा है, ऐसे मान लें आधा है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब देखो इस करते हैं चेक, h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो r k स्क्वायर मतलब 1/4, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये जो आएगा 3/4, तो r इंटू 1/4 और 1 माइनस ये 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r/3 आ जाता है। बिल्कुल सही है, देखो r/3 आ जाएगा। और देखो इसके बाद में ये जो रिलेशन है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ए सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M इन सर्कुलर पाथ रेडियस r1, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट दिस पाथ टू रेडियस r2। मतलब रेडियस जो r2 के जो पाथ में इसको शिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। मतलब कोई सैटेलाइट की बात कर रहा है और जो स्मॉल m त्रिज्या के जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, मूविंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M, सर्कुलर पाथ में है ना, वो r1 त्रिज्या के पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एनर्जी कितनी की जरूरत पड़ेगी ताकि ये r2 त्रिज्या के पथ में गति करे। देखो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको टोटल एनर्जी में से देखो E गिवन बराबर कितनी एनर्जी आवश्यक होगी, टी E फाइनल माइनस E इनिशियल, अंतिम कुल ऊर्जा माइनस प्रारंभिक कुल ऊर्जा। तो अंतिम जो कुल ऊर्जा होती है ना, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटे 2r2, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m बटे 2r2। तो यहाँ पे देखो जी कैपिटल M स्मॉल m बटे 2 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R इज t, देन द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। तो 4r के में करेगा तो देखो वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा t बराबर 8t के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन A, B एंड C आर KA, KB एंड KC रेस्पेक्टिवली। AC इज द, आगे कह रहा है देखो, AC इज द मेजर एक्सिस एंड SB इज द परपेंडिकुलर टू AC एट द पोजीशन ऑफ सन S एज सोन इन फिगर। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो पास में गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी तो KA की वैल्यू ज़्यादा होगी, दूर में है ना कम होगी। सबसे ज़्यादा तो देखो कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा A पे ही होगी। देखो डिस्टेंस घटेगी तो स्पीड, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो A पे होगी और उससे कम B पे और सबसे कम क्या होगी, C पे होगी। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा तो A पे, उससे कम यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे स्पीड होगी। फिगर shows elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move, C2 do and T2 is the time to move from A to B. तो आपको बताना है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T1 टाइम लेता है और यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम लेता है। और ये कह रहा है कि ये जो SCD है ना, ये डबल है इसका, तो ये टाइम भी जो T1 जो हो जाएगा ना, ये 2T2 का बराबर हो जाएगा। मतलब ये आधा हो गया इसका एरिया। T1 बराबर 2T2 के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द पार्टिकल इज, किसी पार्टिकल पे, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये रोड है, इस पर कितना फोर्स लगाएगी, तो G कैपिटल M स्मॉल m बटे D इंटू D प्लस L, ये फॉर्मूला हो जाएगा। केवल आपको डायरेक्ट ड्यू टू रोड ऑन पार्टिकल, पार्टिकल के कारण
तो रोड के कारण पार्टिकल पे लगने वाला एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एफ नेट इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे जो डी है, यहाँ डी क्या है, रोड से है ना पार्टिकल की दूरी है, और एल क्या है, पार्टिकल की, ये रोड की लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द डेप्थ डी एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द अर्थ सर्फेस। मतलब वो गहराई आपको निकालनी है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, सतह के जो गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/n रह जाए। तो देखो यहाँ पे सीधी सी फॉर्मूला है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटे आर होता है, लेकिन ये रखा है जी डैश की वैल्यू है सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/n है। तो देखो जी एस बाई एन बराबर जी एस 1 माइनस डी बाई आर, तो 1/n बराबर 1 माइनस डी बाई आर। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी आर n माइनस 1 बटे n। हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/4। मतलब वो अर्थ सरफेस से वो ऊंचाई आपको निकालनी है जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो गुरुत्वीय विभव है वो क्या रह जाए, g/4। वेयर g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या है, अर्थ की रेडियस है। तो देखो आपको सीधा सा फॉर्मूला है, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस एच बाई आर। अब कितनी हाइट पे लेना है, हाँ सॉरी ऐसे लेना है, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी डैश की जो वैल्यू है ना g/4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, जी डैश की जो वैल्यू है g/4 दे रखी है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस एच बाई आर का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 4 के है। तो h बाई आर का बराबर हो जाएगा 3, तो h बराबर हो जाएगा 3r। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। देखो यहाँ सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे ना, देखो h 1 प्लस h बाई आर जो है ना इसका स्क्वायर है 4 के बराबर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो h बाई आर जो जाएगा ना ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो h बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो h बराबर क्या हो जाएगा, r। तो यहाँ पे h बराबर r जो डिस्टेंस होगी उस पे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, पृथ्वी पे जो सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका, देखो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है ना सेम टू सेम वही है गुरुत्वीय विद्युत विभव के बराबर। वहाँ पे W बटे Q करते हैं, यहाँ पे W बटे M करेंगे। इसके बाद में इसकी जो विभव है ना, इसकी जो विमा होती है ना, इसका मात्रक होगा जूल पर केल्विन, और इसकी जो विमा होती है ना वो गुप्त ऊष्मा की जो विमा होती है ना उसके बराबर है L2T-2। यहाँ पे एक तो गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा होती है ये तो होती है -G कैपिटल M स्मॉल m बटे स्मॉल r, और गुरुत्वीय जो विभव होता है ना U बटे m0, तो ये माइनस का G कैपिटल M बटे स्मॉल r के बराबर होता है। क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना वो सेम टू सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टाइप से ही होती है। इसलिए देखो I बराबर -dV/dr। विद्युत क्षेत्र की विभव को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद्युत गुरुत्वीय विभव की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और F बराबर -du/dr ये फॉर्मूला, V बराबर u/m ये फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना उसको फॉर्मूला ऐसे है, डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, डेल v बाई डेल वाई जे कैप, डेल v बाई डेल जेड के कैप। अगर आपको गुरुत्वीय विभवांतर निकालना है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को dr से करेंगे, जैसे E डॉट dr करते हैं ना, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो F डॉट dr करेंगे। तो हाँ जी, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।